श्री अपनी पत्नी नीरजा को आवाज़ लगाते हुए बोला, सुनो, माँ को थोड़ा क्रीम पाउडर लगा देना। आज शाम मेरी कंपनी के मालिक समीर सर चाय पर आ रहे हैं। माँ बिल्कुल स्मार्ट लगनी चाहिए। जी, कहकर नीरजा ने अपने सासू माँ के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। वह सासू माँ को साड़ी बदलने और चेहरे पर क्रीम पाउडर लगाने के लिए समझाने लगी, पर सासू माँ अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे ये सब नहीं करना। जब श्रृंगार करने की उम्र थी तब तो क्रीम पाउडर नहीं लगाया, अब क्यों? फिर माँ ने अपनी बात को और मजबूत बनाते हुए कहा, अगर श्री को माँ कहने में शर्म आती है तो मैं अपने कमरे से बाहर नहीं आऊँगी। जब मेहमान चले जाएं तब बुला लेना। नीरजा को अपनी सासू माँ की आदतें अच्छे से पता थी। पिछले 10 साल में वह समझ चुकी थी कि उनकी सासू माँ नारियल जैसी हैं, ऊपर से सख्त पर अंदर से ममता का सागर। एक अनुशासन प्रिय शिक्षिका जो 30 सालों तक बच्चों को शिक्षित करती रही हैं। उनके स्वभाव में कठोरता तो स्वाभाविक है। नीरजा ने माँ की बात मानकर चुपचाप रसोई में जाकर नाश्ते की तैयारी करनी शुरू कर दी। शाम को श्री अपने मालिक समीर के साथ घर में दाखिल हुआ। समीर लगभग श्री के ही हम उम्र था, लेकिन उसकी गहरी सोच और ज्ञान के कारण सभी लोग उसे सम्मान की नज़र से देखते थे। नीरजा ने नाश्ते की मेज सजा दी। समीर ने इधर उधर देखते हुए पूछा, श्री, आज माताजी कहाँ हैं? उनसे मिलने का सौभाग्य मिलेगा? श्री थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उठ खड़ा हुआ। माँ अपने कमरे में है, मैं बुलाता हूँ। लेकिन समीर ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मैं ही माताजी से मिलने उनके कमरे में चलूँगा, उन्हें असुविधा क्यों हो? श्री और समीर माँ के कमरे की ओर बढ़े। श्री ने धीरे से आवाज़ दी, माँ, आपसे समीर सर मिलने आए हैं। माँ ने किताब बंद की और शांत भाव से कहा, आओ बेटा। मुझे लगा कि बच्चों के बीच में मैं क्या बात करूँगी, इसलिए मैं बाहर नहीं आई। समीर ने माँ को सादर प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श किए। माँ ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। माँ ने कबीर की साखियाँ, गीता के श्लोक और कई प्रेरक प्रसंग साझा किए, जिससे समीर मंत्रमुग्ध हो गया। माँ की बातें ज्ञान और अनुभव से भरी थी, जिन्हें सुनकर समीर की आंखों में अद्भुत चमक आ गई। समीर अचानक थोड़ी दुविधा में पड़ते हुए पूछ बैठा, आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ आए तो हमें 4-5 साल ही हुए हैं। इससे पहले हम आगरा में रहते थे। वहीं के एक सरकारी स्कूल में मैंने 25 साल तक पढ़ाया। समीर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह भावुक होते हुए बोला, क्या आप वही दीपिका मैम हैं? माँ चौंकते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? समीर ने अपने भावुक स्वर में कहा, मैम, मैं उसी स्कूल में सीनियर कक्षा में था। आपने मुझे पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपकी ख्याति से हर कोई परिचित था। आज आपकी आवाज़, आपकी ऊर्जा और आपका वही आत्मविश्वास देखकर मुझे फिर से उसी पुराने स्कूल के दिनों की याद आ गई। माँ के चेहरे पर आत्मविश्वास और गौरव की चमक लौट आई। समीर ने सम्मान के साथ कहा, मैम के ज्ञान की लो से आज भी उनके चेहरे पर अनोखा नूर है। समीर की बात सुनकर श्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ देर पहले ही उसने माँ के चेहरे को क्रीम पाउडर से सजाने के बारे में सोचा था, जबकि माँ की असली खूबसूरती उनके ज्ञान और आत्मसम्मान में है। माँ की प्रशंसा सुनकर श्री का सिर शर्म से झुक गया। उसने महसूस किया कि माँ के लिए सच्चा आदर उनके व्यक्तित्व को समझने और उनकी गरिमा को पहचानने में है। अब दूसरी कहानी। एक ठंडी शाम थी। हवा में हल्की ठंडक थी और
आसमान में घने बादल छाए हुए थे। छत पर अकेली बैठी सुलोचना बुत बनी हुई थी। उसकी आंखें कहीं दूर टिकी थी। बारिश कब से शुरू हो चुकी थी, पर उसे इसका कोई एहसास नहीं था। उसका बदन थर-थर काँप रहा था, मगर मानो वो खुद को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। ठंडी हवाएं उसे कँपा रही थी, लेकिन वह अपने विचारों में गुम थी। अचानक उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। कहाँ हो सुलोचना? पूरा घर छान मारा और तुम यहाँ छत पर भीग रही हो। जल्दी नीचे चलो, कपड़े बदलो, आज तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। शिवकांत जी ने उसकी हथेली थामकर उसे धीरे से उठाया और कमरे की ओर ले गए। ऐसा लग रहा था मानो सुलोचना को अब तक किसी बात का होश ही नहीं था। शिवकांत जी ने कमरे में पहुंचकर उसे झकझोरते हुए कहा, जल्दी से कपड़े बदल लो सुलोचना, ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगी। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, जो हुआ वो अब गुज़रा वक्त है। वो लोग अब चले गए हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें तकलीफ़ होगी, पर मैं खुश हूँ कि अब कोई तुम्हें अपमानित नहीं करेगा, कोई हमारी इज्जत पर और धब्बा नहीं लगा पाएगा। सुलोचना ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अलमारी से कपड़े उठाए और बाथरूम में चली गई। नहाकर कपड़े बदलकर वो रसोई की ओर बढ़ी। रसोई का माहौल बिखरा हुआ था, मानो थोड़ी देर पहले हुए घटनाक्रम की गवाही दे रहा हो। वह खुद से बुदबुदाई, काश मेरी कोई औलाद ही ना होती। पहली बार उसके मुंह से ऐसी कड़वी बात निकली थी, लेकिन उसके दिल की घुटन इससे कहीं ज़्यादा थी। शिवकांत जी भी उसके पीछे रसोई में आ गए। उन्होंने चाय का पानी चढ़ा दिया और उसके साथ बिखरा सामान समेटने लगे। चाय बनाते हुए शिवकांत ने गंभीर स्वर में कहा, सुलोचना देख लो, कुणाल का कोई सामान तो नहीं छूट गया। जो भी उसका है सब उसके मुंह पर फेंक कर आऊँगा। इतनी बदतमीजी! ना अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल रखा, ना उस प्यार का जो हमने उसे दिया। वह ससुराल के बहकावे में आकर हमें बेइज्जत कर रहा है। सुलोचना ने उदासी से सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, क्या कमी कर दी थी हमने? सब कुछ तो बाद में उसी का होने वाला था। फिर ये जिद क्यों की अभी से घर अपने और बहू के नाम करवा ले? मैं तो ममता में अंधी हो जाती अगर बहू की बातें मेरे कानों में नहीं पड़ी होती। अच्छा होता अगर हम बेऔलाद ही रहते, ये दुख तो नहीं सहना पड़ता। शिवकांत जी का कंधा पकड़कर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी और शिवकांत जी उसे सांत्वना देते हुए उसकी पीड़ा को महसूस कर रहे थे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानियाँ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।